साथियों, जब जब हमारे भारत की महान हस्तियों ने या फिर हमारे भारत के नेताओं ने, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह कोई चीफ जस्टिस हो, जब जब साथियों इन्होंने इतिहास के किसी किस्से का जिक्र किया है अपने भाषण में, अपने स्पीच में दोस्तों, तब तब क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में भी उठने के चांसेस बने हैं। ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है। चलिए दोस्तों, तो आज इसी बात पर हम एक ऐसे किस्से के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र हाल ही में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में दिया। जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल को दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर मेरूर अभिलेख का जिक्र किया। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास की महत्वपूर्ण जड़ी बूटी में। और दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी है ये आपके नेट एग्जाम के लिए या इसके अलावा कोई भी आप परीक्षा दीजिए जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, बात मैं कर रहा था आपसे हमारे प्रधानमंत्री जी के स्पीच की। यह स्पीच 13 अप्रैल को, यानी कि अगर हम बात करें साथियों ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की बात करें अगर हम मोदी जी के, तो उस पे 13 अप्रैल को दोस्तों यह अपलोड हुआ था। बाकी कहीं कहीं जो अखबारों में 14 अप्रैल भी दिया होता है। खैर, तारीख जो भी हो, 13-14 अप्रैल, हमें जानना है कि आखिरकार इस स्पीच में मोदी जी ने क्या कहा इस अभिलेख के बारे में। ठीक है दोस्तों, जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ है उत्तर मेरुर अभिलेख। उत्तर मेरुर अभिलेख जो है साथियों, यह चोलों का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। तमिलनाडु के अंदर एक जगह है उत्तर मेरुर, ठीक है, छोटा से एक ग्राम पंचायत है दोस्तों। और यहाँ पर जो एक अभिलेख है, यहाँ एक मंदिर है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। इस मंदिर में दोस्तों एक अभिलेख खुदा है जिसका नाम है उत्तर मेरुर अभिलेख। ठीक है, ऐसे दो अभिलेख है, एक 919 ईस्वी का है और एक 921 ईस्वी का है। और दोस्तों ये जो अभिलेख है ये चोल राजा परांतक प्रथम के समय के हैं। ठीक है, चोल राजा परांतक प्रथम के समय के अभिलेख है। और इनके अंदर जो है दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जो है जिक्र किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है दोस्तों लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हुए, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करते हुए दोस्तों इस अभिलेख को उठाया। और दोस्तों न सिर्फ इस अभिलेख की बात की, बल्कि दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की भी बात की थी। चलिए दोस्तों, तो क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब दोस्तों किसी ऐतिहासिक किस्से का जिक्र किया गया हो और वो परीक्षा में आया हो। मैं दिखाऊंगा आपको कि कब ऐसा हुआ। हाल ही में 2021 के जो यूजीसी नेट का एग्जाम लगा था उसमें भी दोस्तों एक चीफ जस्टिस जी के बयान से एक क्वेश्चन लिया गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा इस अभिलेख के बारे में, आइए दोस्तों देखिए। सबसे पहले जानते हैं उत्तर मेरुर अभिलेख के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तर मेरुर जो है यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले का एक पंचायती ग्राम है। ठीक है दोस्तों, पंचायती ग्राम है। यहाँ पर देखिए उत्तर मेरुर से प्राप्त दो अभिलेख, एक 919 ईस्वी का है और एक 921 ईस्वी का है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण प्रशासन की बात हम करते हैं के स्वरूप, कार्यों, प्रशासनिक प्रणाली तथा उसके संगठन की जानकारी मिलती है। यानी कि दोस्तों उत्तर मेरुर जो लेख है परांतक प्रथम के लेख है। और यहां से दोस्तों स्थानीय स्वशासन, वो भी किनका, चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिल जाती है। याद रखना। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया भी हुआ है साथियों, और दोस्तों आगे भी आने के चांसेस है। ठीक है, याद रखना आप। आगे देखते हैं। थोड़ा देखिए दोस्तों, थोड़ा गला खराब है तो आपको ये कर्कश आवाज को झेलनी पड़ेगी। आप भी जानते हैं 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है ना। चलिए, उत्तर मेरुर अभिलेख चोल शासक किसके है दोस्तों, याद रखना, परांतक प्रथम के। आएगा एग्जाम में, डेफिनेटली आएगा, याद रखना। जिसने कब तक शासन किया, लगभग 907 से 55, कहीं कहीं 53 भी मिलता है, मोटा मोटा याद रख लीजिए कि जिसने 907 से 955 ईस्वी तक जो है दोस्तों शासन किया। और दोस्तों इसकी उपाधि थी क्या, मदुरै कोंड और उत्तम चोल। यह जो उपाधि है परांतक प्रथम की थी। परांतक प्रथम की उपाधि थी उत्तम चोल और मदुरै कोंड। अगर एग्जाम में आ जाए कि उत्तम चोल किसे कहा जाता है,
या मदुरै कोंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वह भी किसे कहा जाता है? परांतक प्रथम को कहा जाता है, आपको याद रखना है। यह अभिलेख उत्तर मेरूर के बेकुंठ पेरुमल मंदिर यानी कि जो गांव है दोस्तों तमिलनाडु में, उत्तर मेरूर गांव है, और उत्तर मेरूर गांव में दोस्तों बेकुंठ पेरुमल मंदिर है। इस मंदिर पर उत्कीर्ण किया गया है दोस्तों। अब इस मंदिर को भी याद रख लेना, ठीक है, आएगा एग्जाम में। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की पूरी स्पीच मेरे पास है, ठीक है। मैं उससे पहले यहीं चलाने वाला था, मैंने सोचा कि चला देंगे तो अच्छे से आप सुन लोगे, लेकिन दोस्तों कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इस वजह से मैंने वो जो है नहीं चलाई। लेकिन वह जो स्पीच है दोस्तों 3 मिनट की स्पीच है अपने काम की सिर्फ 3 मिनट की है ना। वो स्पीच मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इतिहास एकेडमी पे, उसको सुन लेना। बिकॉज दोस्तों उत्तर मेरूर अभिलेख के अलावा उन्होंने कुछ मंदिरों का भी जिक्र किया है दोस्तों, कुछ और शिलालेखों का भी जिक्र किया है दोस्तों, तो वो आप सुन लेना। मैं यहाँ सिर्फ एक किसी का ही बता रहा हूँ, बाकी जो उन्होंने कुछ मंदिरों का और उसके अंदर क्या क्या उल्लेख है, यानी और क्या क्या लिखा हुआ है ना, हॉस्पिटल सुविधा के बारे में, 50 बेड वाले हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी बातें उस स्पीच में की है। वो 3 मिनट का अपने लायक है। मैंने पूरा स्पीच सुना, मुझे लगा कि जितना अपने लायक है उतना मैंने काट काट लिया, क्रॉप कर लिया। वो मैं आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 3 मिनट का तो सुन ही सकते हो ना, सुन लेना, ठीक है। परांतक प्रथम ने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया। दोस्तों आरपीएससी 2018 में पूछा भी गया है ना, क्या पूछा गया है कि हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये किसने किया था? परांतक प्रथम ने ही किया था। कब पूछा गया दोस्तों? आरपीएससी 2018 में, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। और ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? तो ये कहां से मिलती है? यह जानकारी हमें मिल जाती है उत्तर मेरूर अभिलेख से। उत्तर मेरूर कहां है? दक्षिण में है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहां से अभिलेख मिले। किसके अभिलेख है दोस्तों? ये अभिलेख है दोस्तों परांतक प्रथम के, जिसने 907 से 955 ईस्वी तक शासन किया। और दोस्तों ये जो अभिलेख है ये 919 और 921 ईस्वी के 2 अभिलेख है, ठीक है, जो कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए चोलों की, ये चोल है ना दोस्तों, चोल है, ठीक है, गलत टाइप हो गया। चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन स्थानीय स्वशासन है दोस्तों। चोल जिस वजह से जाने जाते हैं, इनकी ग्राम सभाएं, इनका ग्रामीण प्रशासन, इनका स्थानीय संगठन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? हालांकि स्थापत्य में भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? स्थानीय स्वशासन है ना। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मोदी जी ने तो उत्तर मेरूर अभिलेख का जिक्र किया है ना, लेकिन मैं इस अभिलेख का पूरा अच्छे से जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अब इस अभिलेख का नाम आ गया तो दोस्तों यहां से कुछ भी पूछ सकता है ना। तो दोस्तों इस अभिलेख में, ठीक है, तो उत्तर मेरूर अभिलेख में दोस्तों जो है पूरी व्यवस्था दी गई है स्थानीय स्वशासन की, कैसी कैसी है, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है 3 प्रकार की स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक है उर, एक है सभा या महासभा, एक है नगरम। दोस्तों इस उर के बारे में न जाने कितनी बार पीजीटी की परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं कि उर क्या है, उर क्या है, उर क्या, मतलब बहुत बार, है ना। ग्रामीण सभा है, क्या है ना, बहुत बार क्वेश्चन उर से आया हुआ है। तो इस उर को अच्छे से याद कर लेना। अब याद कैसे करोगे दोस्तों? कोई बात नहीं, मैं लिख के लाया हूं, अच्छे से आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं चोल। इसके अलावा चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की स्थानीय सभाओं को उल्लेख है, जिसमें एक है उर, दूसरी है सभा, तीसरी है नगरम। नगरम जो है वो व्यापारियों की होती थी दोस्तों, ठीक है, और उर जो है वह ग्रामीण, आम ग्रामीण लोगों की होती थी। और जो सभा है दोस्तों, यह होती थी, हम कह सकते हैं ब्राह्मणों की सभा, ठीक है, जो अग्रहार, जो दान में दी हुई भूमि होती थी, अग्रहार है ना भूमि, उन ब्राह्मणों की यह सभा होती थी। अभी देखते हैं इनको विस्तार से, आइए देखिए। उर क्या है? यह सभी लोगों की एक ग्राम सभा थी और इसकी कार्यकारिणी समिति को आलू गणम कहा जाता था, ठीक है। देखिए दोस्तों इन कार्यकारिणी समिति को वारियम कहते हैं, अभी आगे मैं बात करूंगा वारियम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उर क्या थी? यह सभी लोगों की ग्राम सभा थी, इसकी कार्यकारिणी समिति को आलू गणम कहा जाता था, ठीक है। याद रखना उर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। इसके अलावा सभा या महासभा, ठीक है, यह गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी। इस रूप में यह अग्रहारों, अग्रहार क्या होते हैं दोस्तों? अग्रहार इंपॉर्टेंट है, हमारे नेट के अंदर जो शुरुआत में शब्दावलियां दे रखी है ना सिलेबस के अंदर, 82 शब्दावलियां हैं, 81 82 शब्दावलियां हैं, उसमें एक शब्दावली अग्रहार भी है। और अभी हाल ही में आपको पता है सेट का एग्जाम था राजस्थान में, उसमें भी आया कि अग्रहार क्या होता है। याद रखना, ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव या भूमि, भूमि बोल सकते हैं ना, की संस्था थी। तो सभा या महासभा क्या थी? ये वरिष्ठ ब्राह्मणों की एक सभा थी। उर क्या थी? ये ग्राम सभा की जो है दोस्तों क्या थी, गांव के जो लोगों की एक सभा थी, ठीक है, जिसकी जो कार्यकारिणी का समिति का जो मुख्य होता था वो क्या कहलाता था? आलूगणम। इसके अलावा नगरम क्या थी? यह व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा थी, है ना, और इसमें केवल व्यापारी
भाग लेते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल और केवल व्यापारी भाग लेते थे, है ना, नगरम व्यापारियों की हो गई। ठीक है, तो इन तीनों को आपको याद रखना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए क्या, उर, उर सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आओ दोस्तों आगे देखो परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख 919 ईस्वी से वारियम। देखिए दोस्तों वारियम क्या है, एग्जाम में सीधा पूछते हैं वारियम क्या है, दक्षिण भारत के नाम है कार्य समिति। ठीक है, वारियम कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी निम्नलिखित सामान्य योग्यताएं सूचित होती थी। यानी कि देखिए दोस्तों मोदी जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों, है ना, डेमोक्रेसी, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला है, तमिलनाडु को भी दोस्तों जो है एक डेमोक्रेसी का उदाहरण देते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों का उदाहरण देते हुए दोस्तों इस अभिलेख का जिक्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र करते हुए ही उन्होंने बताया कि भाई बकायदा वहां पर जो है कैसे कैसे चयन किया जाता है, ये भी नियम खुदे होते थे उन अभिलेखों पर, और कैसे किसी व्यक्ति को हटाया जाए ऐसे भी नियम खुदे होते थे। ठीक है, स्पीच के अंदर ये सारी चीजें उन्होंने बोली। ठीक है, और दोस्तों देखिए अब इसमें देखिए क्या है, संबंधी निम्नलिखित सामान्य योग्यता, यानी कि देखिए दोस्तों परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख 919 ईस्वी से वारियम, वारियम यानी कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी निम्नलिखित सामान्य योग्यताएं सूचित होती है। अब दोस्तों आपको ये जो सारी योग्यताएं है ना, ये अच्छे से याद कर लेनी है ना, क्योंकि एक एक योग्यता एग्जाम में पूछी जाती है, पूछा जाता है कि भाई कौन सा जो है योग्यता नहीं है ना। यहाँ उम्र जो है 70 की जगह दोस्तों कुछ और दे देगा, 35 की जगह कम कर देगा, ऊपर नीचे कर सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या क्या योग्यताएं होती थी। ठीक है, क्या क्या योग्यताएं होती थी किसी व्यक्ति के चयन में, तो देखिए 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मध्य की आयु, 1.5 एकड़ अर्थात 1/4 वेली भूमि का मालिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपनी भूमि पर अपना मकान या घर होना चाहिए, उस व्यक्ति का अपनी भूमि पर खुद का मकान होना चाहिए। इसके अलावा वैदिक मंत्रों और उसके भाष्यों का वह ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से वह संबंधित वारियम, वारियम यानी कि दोस्तों कार्य समिति, वारियम के लिए चयनित न हुआ हो, यानी कि कार्य समिति के लिए चयनित होने वाले व्यक्ति क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चुने जाने वाले सदस्य का कोई संबंधी किसी अन्य उप समिति का सदस्य न हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्या नियम है, चोरी के अपराध में दंडित व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये कुछ 7-8 नियम थे, एक बार देख लो वापिस से कि इस अभिलेख के अनुसार वारियम या कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी क्या क्या योग्यताएं या शर्तें हैं। उम्र होनी चाहिए 35 से 70, 1.5 एकड़ अर्थात 1/4 वेली भूमि होनी चाहिए, अपनी भूमि पर खुद का मकान होना चाहिए। ठीक है, वैदिक मंत्रों का या उनके भाष्यों का उनको जो है नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्षों से वह किसी संबंधित वारियम का सदस्य नहीं होना चाहिए, चुने जाने वाले सदस्य का कोई संबंधी जो है दोस्तों वह किसी उप समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों चोरी या अपराध में दंडित व्यक्ति सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों हालांकि अगर हम बात करें इस अभिलेख की, तो यहाँ पर जो चयन का जो आधार था वह एक प्रकार से लॉटरी सिस्टम के आधार पर था। अभी हम लोकतंत्र में तो क्या देखते हैं दोस्तों, हम सभी जो है लोगों का पूरा बहुमत होता है ना, लोग चुनते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों वहां पर क्या होता था, वहां पर जो है दोस्तों एक प्रकार से लॉटरी सिस्टम का आयोजन किया जाता था, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि एक किसी बड़े पात्र के अंदर दोस्तों मिट्टी भर दी जाती थी। ठीक है, मिट्टी भर दी जाती थी और दोस्तों खजूर के पत्रों पर जो है नाम लिख दिए जाते थे। उसके बाद में दोस्तों उस मिट्टी में जो है उन पत्रों को दबा दिया जाता था और उसके बाद में अपने क्या करते थे, जैसे अपने करते हैं ना भाई, सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, वैसे उसको घुमा दिया जाता था। फिर किसी बालक को जिसको कोई नॉलेज नहीं होती, किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को दोस्तों बोला जाता था कि आओ अब इसमें से आप कोई भी नाम निकाल लो। तो बालक वह रेत में हाथ डालता और फिर कोई भी एक खजूर का पत्थर निकाल लेता, उस खजूर के पत्थर पर जो नाम होता दोस्तों वही जो है वह फिर चयनित हो जाता। एक प्रकार से लॉटरी सिस्टम ये होता था, लॉटरी सिस्टम के आधार पर चयन किया जाता था, ये बात आप याद रखना। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अगर हमारे मोदी जी ने इसका उल्लेख किया तो कोई गलत नहीं है दोस्तों। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इस अभिलेख का जिक्र किया जा सकता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे नियम ऐसे हैं दोस्तों जो कि आज से काफी हजारों साल पहले के जो है दोस्तों नियम हमें बताते हैं, काफी साल पहले के जो दोस्तों नियम जो कि वास्तव में होने चाहिए दोस्तों वह हमें बताते हैं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखो दोस्तों, समिति के सदस्यों को चुनने के लिए गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। ठीक है, गांव को 30 वार्डों में बांट दिया, प्रत्येक वार्ड से एक एक व्यक्ति का चुनाव लोटरी को क्या बोलते थे, कुडवोले, है ना, लोटरी द्वारा किया जाता था। ठीक है, समिति के सदस्यों की कार्य अवधि 360 दिन लगभग 1 वर्ष होती है। देखिए 300 साल में 362 दिन होते हैं, लेकिन सदस्य के जो कार्य की अवधि होती थी वो 360 दिन होती थी। बाकी के 5 दिन वो अपना हिसाब किताब देने में लगा देता था कि भाई उसने क्या क्या किया क्या नहीं किया ना। तो लगभग जो है 1 साल जो है उसकी क्या होती थी, अवधि होती थी। लो मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं ताकि जो है दोस्तों आपको ना दिक्कत ना हो, मतलब जब मैं पीडीएफ दूंगा आपको तो कोई तकलीफ ना हो ना, कोई नाम आपसे मिट ना जाए। ठीक है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है ये देखिए।
एक बार सुनिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी तक क्या बताया है, मैंने आपको बताया उत्तर मेरूर अभिलेख। मैंने आपको बताया उत्तर मेरूर अभिलेख कहाँ है दोस्तों, तो दक्षिण में तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम जिले में दोस्तों उत्तर मेरूर नामक एक छोटा सा जो है ग्राम है दोस्तों। वहां पर दोस्तों बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, वहां पर दोस्तों उत्तर मेरूर अभिलेख खुदा हुआ है दोस्तों। ये दो अभिलेख है, 919 के और 921 ईस्वी के प्रांतक प्रथम के हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें है दोस्तों क्या लिखा हुआ है इस अभिलेख में दोस्तों, कुछ नियम लिखे हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं समिति में व्यक्ति का निर्वाचन के कुछ नियम लिखे हुए हैं दोस्तों। और इसमें चोल स्थानीय स्वशासन और या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण प्रशासन की जानकारी हमें मिल जाती है। चोलों के ग्रामीण प्रशासन की जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से मिल जाती है दोस्तों। और ये मैं क्यों लेकर आया हूं, बिकॉज हाल ही में 13-14 अप्रैल के आसपास दोस्तों, 13 अप्रैल का जो है हम देखते हैं जो है मोदी जी ने दोस्तों स्पीच दिया था और उस स्पीच में इसका जो है उल्लेख किया था। अब दोस्तों ये जो पूरा स्पीच का वीडियो है दोस्तों, वो भी मैं आपको देने वाला हूं, टेलीग्राम पे दे दूंगा। बिकॉज दोस्तों इस स्पीच में कुछ 2-3 मंदिरों के और नाम है, वो भी आप याद रख लेना। कुछ और बातें हैं, 3 मिनट की है, देख लेना आराम से, वो भी आप याद रख लेना, एग्जाम में वो भी आ सकते हैं, है ना। अब आप पूछोगे कि गुरुजी आप ऐसे कैसे लेके आए दोस्तों, 99.99% यहाँ से प्रश्न बनेगा इस बार। भले ही कोई पीजीटी आ रहा हो, भले ही कोई असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है, अभी एमपी में भी आ रहा है, राजस्थान में भी आ रहा है, भले दोस्तों आ रहा हो आपका नेट एग्जाम, वो तो हर साल आता है दोस्तों। पक्का क्वेश्चन बनेगा, देख लेना दोस्तों, पेपर देने जाओगे उस समय बोलोगे, है ना। क्योंकि दोस्तों ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। आपको एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा पहले कब हुआ। देखिए दोस्तों, आइए देखिए, आइए, ये है दोस्तों जस्टिस दीपक गुप्ता जी। ठीक है, तो दोस्तों ये है मई 2020 की बात। देखिए मई 2020 में दिख रहा होगा आपको, वैसे मई 2020 में जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपने रिटायरमेंट समारोह में, ठीक है दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, वर्चुअल रिटायरमेंट दिया था, ठीक है दोस्तों। तो रिटायरमेंट समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए न्याय की परिभाषा दी। भाई जस्टिस है तो वो न्याय के बारे में बताने लगे कि भाई न्याय कैसा होना चाहिए, है ना। न्याय की परिभाषा दी उन्होंने। राज तरंगिणी का उदाहरण देते हुए कश्मीरी राजा चंद्रपीड़ द्वारा एक मोची के प्रति किए गए न्याय की बात कही। उन्होंने बताया कि कैसे राजा स्वयं एक मोची के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगता है। यानी कि ये बात जो है दोस्तों अपने स्पीच के अंदर जस्टिस दीपक गुप्ता जी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नोट क्या है, जस्टिस दीपक गुप्ता द्वारा दिया गया यह बयान नवंबर 2021 में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा गया। देखिए दोस्तों 2020 में दिया था, कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद में जो दोस्तों एग्जाम हुआ जस्ट बाद वाला, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया दिख रहा होगा आपको, बारीक है, दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से राजतरंगिणी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी। त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी। देखिए दोस्तों सेम बात है, अवंती वर्मा है, चंद्रपीड़ है, मुक्तिपीड़ है और तारापीड़ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रपीड़। ठीक है, ये राजा चंद्रपीड़ का उदाहरण इन्होंने दिया था दोस्तों। ठीक है, आप देख लेना, गूगल कर लेना, अगर विश्वास ना हो तो गूगल कर लेना, न्यूज पूरी आपको मिल जाएगी वहां पर, बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, और दोस्तों इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था। उन्होंने ये बयान दिया दोस्तों, और आपको पता है खैर मोदी जी के तो हर बयान चर्चा में रहते हैं। अगर मोदी जी ने किसी हिस्टोरिकल प्लेस का नाम लिया दोस्तों, तो अगले ही एग्जाम में वो आ जाता है। अगर एग्जामिनर दोस्तों पूरी शिद्दत से और अपडेट रहकर पेपर बनाता है दोस्तों, तो 100% आएगा। और दोस्तों पहले भी आता था, उत्तर मेरू अभिलेख तो पहले भी आता है, लेकिन इस बार दोस्तों हो सकता है कुछ डेप्थ में पूछ ले उसके बारे में, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद होना चाहिए। बाकी बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, आपको जो वीडियो है दोस्तों, वो मैं जो स्पीच की वीडियो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और दोस्तों मैंने इसकी भी बकायदा वीडियो बनाई थी, मैंने इसकी भी बकायदा मेरे ही यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली थी दोस्तों। विश्वास नहीं हो, ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख लीजिए। मैं हमेशा अपडेट रहता हूं दोस्तों, मुझे जैसे ही ये न्यूज पता चली दोस्तों, मैंने जो है वीडियो इस पर डाल दी थी, छोटी सी वीडियो डाली थी, आप देख सकते हैं दोस्तों। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। आज से शायद 7-8 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी, देख लेना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। वो क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आप या फिर जो भी आप मुझे देख रहे हैं वह ये समझ सकें कि हम एकदम सही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि हमारी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। अभी कल परसों मैंने पुष्यमित्र शुंग पर एक वीडियो डाली थी दोस्तों, ठीक है, और मैंने यूजीसी नेट के पेपर्स देखे क्योंकि दोस्तों मैं अभी लगभग लंबे समय से बीमार चल रहा हूँ, 1-2 महीने से मैं बीमार चल रहा हूँ। उस वजह से मैंने नेट के जो अभी जो एग्जाम लगा था हाल ही में दोस्तों, वो पेपर मैंने नहीं देखा था, इतनी गौर से नहीं देखा, नॉर्मल देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देखे, बाकी नहीं देखा मैंने, है ना। तो उसको मैं कल ऐसे ही देख रहा था, मैंने कहा चलो देखें कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह जो आए हैं, है ना। बीमारी की वजह से ढंग से नहीं देख पाया, अभी थोड़ा ठीक था तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों उसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले, जितना अपनों ने करवाया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि आप ये ना समझे कि हम जो तैयारी कोई गलत दिशा में कर रहे हैं। दोस्तों आप तैयारी बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। इतिहास अकेडमी जो है दोस्तों आपको बेहतरीन कंटेंट प्रदान कर रही है। देखिए दोस्तों, ये देखिए ये क्वेश्चन एक आ रहा है, कल परसों मैंने पुष्यमित्र शुंग की एक वीडियो
डाली थी, ठीक है। कल परसों मैंने पुष्यमित्र शुंग की एक वीडियो डाली थी और दोस्तों उसमें मैंने पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको बताया था। और उसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, शुंग वंशी शासकों को कालक्रमानुसार बताइए। देखिए दोस्तों उसमें मैंने आपको एक अंतिम शासक के बारे में बताया था। अंतिम शासक कौन है? मैंने आपको बताया था अंतिम शासक है देवभूति, ठीक है। उसमें मैंने आपको संस्थापक के बारे में बताया दोस्तों, संस्थापक कौन है? संस्थापक था कौन? पुष्यमित्र, है ना। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था भाई पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र आता है कौन? अग्निमित्र। तो दोस्तों इसमें अग्निमित्र ये रहा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अग्निमित्र के बाद में उसका पोता वसुमित्र, हालांकि बीच में एक व्यक्ति और आता है, सुजेष्ट नाम होता है उसका ना, लेकिन दोस्तों उसके बाद में कौन आता है? वसुमित्र। तो ये रहा वसुमित्र, ठीक है। अब बचा कौन? पुलिंद, है ना, ये बचा। तो अगर दोस्तों ये सारे ही आपको पता चल जाए तो एक तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ए आएगा। सबसे पहले देखिए इन सब में देखिए उलझाने के लिए एडी एडी एडी, नेट में ऐसा नहीं होता दोस्तों, सारे ऑप्शन ऐसे भाई भाई बहन से लगते हैं, मिलते जुलते काका बाबा के, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं होता, देखिए एडी 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 सब में है। तो देखिए ए आएगा, उसके बाद में डी आएगा, ठीक है, उसके बाद में सॉरी ई है, ए बी सी डी ई, है ना। तो यहाँ पर ए आएगा सबसे पहले, तो ये ए आ गया, ठीक है। उसके बाद में डी आएगा दोस्तों, तो ये डी आ गया अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद दोस्तों फिर हम किसको देखेंगे? वसुमित्र को, बी देखेंगे, है ना। तो इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम किसको देखेंगे दोस्तों? वसुमित्र के बाद में दोस्तों हम देखेंगे किसको? पुलिंद को देखेंगे। पुलिंद सी को देखेंगे, तो ये आ गया सी। और फिर सबसे लास्ट में क्या है? देवभूति, तो ये आ गया दोस्तों ई। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सही ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के बाद में दोस्तों कौन आएगा? डी आएगा। उसके बाद में कौन आएगा दोस्तों? डी के बाद में वसुमित्र, बी आएगा। और उसके बाद में कौन आएगा साथियों? पुलिंद आएगा, सी आएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ई आएगा, ठीक है। हालांकि वसुमित्र से पहले सुजेष्ट भी आता है, यानी कि इनमें से जो दिया हुआ उनका क्रम बताना अपनों का ना। तो दोस्तों अगर आप वो वीडियो भी देख लो ना तो आपका इजीली पूरा हो जाए, ठीक है, इजीली पूरा हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन मुझे मिला, वो क्वेश्चन क्या था? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए दोस्तों ये आप इजीली कर सकते हैं। पैसरा के बारे में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। अभी मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ली थी, मैंने प्रागैतिहासिक काल के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिए थे, उसमें भी मैं लेके आया था पैसरा कहां पर है। लाइव बैठे थे आप सारे बच्चे, लाइव आपने बताया था, है ना। पैसरा दोस्तों बिहार में है। बस अगर आप एक को भी मिला देते हो दोस्तों काम बन गया। एक का 3, ठीक है, एक का 3, बस बाकी सारे अलग हैं दोस्तों, एक का 3, है ना। एक भी मिला देते हो दोस्तों काम हो गया आपका। अगर आपको पैसरा का भी पता है बिहार के अंदर है, काम बन गया दोस्तों, है ना। इट मींस दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन पढ़ रहे हैं दोस्तों। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मेरे कंटेंट में से नहीं है, वो बाहर से ही आए हैं दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% जो मैं करवा रहा हूँ सारा का सारा आ जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन नए बनते हैं, अपडेट होते हैं ना। लेकिन दोस्तों हमें सिलेक्शन लेने के लिए कितना चाहिए? हमें सिलेक्शन लेने के लिए 100 में से 60% 65% कवर करना है, उतना तो आ ही जाएगा, है ना। 100 में से 100 नहीं चाहिए हमें, 100 में से 100 आते भी नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको सब्जेक्ट में लगभग 60 टू 65-70% स्कोर करना दोस्तों, इतना मैं गारंटी देता हूँ, इतना हो जाएगा, है ना। इसलिए दोस्तों ये चीज मैं लेके आया। तो मैंने देखा हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट थे, लेकिन उनको भी मैं ऐड करूंगा, डोंट वरी, उनको भी मैं अच्छे से दोस्तों जो अपने नोट्स जो है अपडेट करूंगा, है ना। मेहनत लगातार कर ही रहा हूँ। और दोस्तों तो बस यही थोड़ा अपडेट रहना चाहिए उत्तर मेरू अभिलेख के बारे में दोस्तों। जैसे ही मुझे पता चला कि चर्चा में है इन दिनों, तो दोस्तों चर्चा में है तो इसकी चर्चा होगी, नेट के एग्जाम में भी होगी, पीजीटी में भी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होगी दोस्तों, सब में चर्चा होगी। चर्चा होगी तो दोस्तों आपको भी ये जानना जरूरी है, अपडेट आपको भी रहना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा जो स्पीच है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। और आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है दोस्तों, ऐसे ही मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो, और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास अकेडमी पर दोस्तों वाकई जो ये इतिहास की जड़ी बूटी है, आप देखना ये वाकई आपके लिए कारगर साबित होगी। अगर आप शिद्दत से देखते हो दोस्तों, 2-5-10 मिनट की वीडियो आती है, 10 मिनट की, 20 मिनट की, इसको अगर आप वाकई शिद्दत से सुनते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों तो बहुत हुआ आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.